हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत है। पढ़ने पढ़ाने की इस क्रम में हम लोगों ने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। एक श्रृंखला वो हमने कंप्लीट कर ली। अब ये जो श्रृंखला चल रही थी वो चल रही थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले कुछ डिस्कशन करना था, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का आज रिजल्ट आ चुका है। उनको शुभकामनाएँ जिनका रिज़ल्ट जो उत्तीर्ण हुए हैं, और जो नहीं उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखें। वो अभी अगली वैकेंसी आएगी तो उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आज ये श्रृंखला, आज पार्ट 4 है और आज ही हम जहाँ तक है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अगली जब वीडियो बनेगी तो वो जो वीडियो बनेगी वो किसी अगले कॉन्सेप्ट पर बनेगी। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको बेहतर तैयार करना है, या जो भी सुझाव हो आपको, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई कौन सा टॉपिक आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर आप लोग अपना सुझाव देना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं अपना सुझाव देने के लिए, अदरवाइज़ फिर मुझे अपने हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा जो भी स्टार्ट करूंगा। और यकीन मान के चलिए कि ये जो श्रृंखला आपके लिए चल रही है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप इसको कंटिन्यूस देख रहे हैं और पूरी वीडियो देखते हैं तो आप खुद अनुमान लगा पा रहे होंगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ रही है इसको लेकर, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ना और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे इतनी आसान लग रही हैं, इतनी आसान होती नहीं है। ये होता है कि वे ऑफ टीचिंग, कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वे ऑफ टीचिंग ये एक्सपीरियंस से आता है, और मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी चीज़ें सरल हो जाती हैं आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पर वो आप ज़रा देखिए। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से होता कुछ नहीं है। इसमें जो गिवन पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन एसएससी, यूपीएसआई, इन सभी में देखा भी होगा आपने, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें होता कुछ नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा समय ले जाता है ये क्वेश्चन। तो समय से बचना है और समझ के चलना है। तो समझने के लिए होता ये है कि भाई क्वेश्चन को पढ़ते समय पूरे कॉन्शसनेस से पढ़ें, पूरे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि भाई आखिर क्वेश्चन में दिया क्या गया है और करना क्या है। क्योंकि अगर आप एक भी बार भी कंफ्यूज हो गए और उस कंफ्यूजन में आपने टाइम ले लिया तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ना के बराबर रह जाता है। क्योंकि फिर अगर आपने पर्याप्त टाइम ले लिया, इसका मतलब ये है कि आपने आगे के 2-3 क्वेश्चन का टाइम उस क्वेश्चन में बर्बाद कर दिया है। बेहतर सुझाव यही है, देखो 100 में से 100 नंबर लाने का कोई नहीं सोचता है, 150 में से 150 नंबर नहीं लाने हैं। नंबर वही लाने हैं जो आपको सॉलिड है। मतलब एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्वतंत्र हैं कि नहीं आ रहा है तब भी आप लगा के आ सकते हो अपने अनुमान के अकॉर्डिंग। लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर तो ये सिस्टम होता है कि टाइम के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी लेके चलनी पड़ती है। यानी कि एक तो कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, और जो सॉल्व हो उसका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आप उसको स्किप कर जाइए, आप उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने पे आ गए, आपने ये सोचा भाई मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कैसे नहीं करूँगा, ये तो मैंने पढ़ा है, तो उस चक्कर में होगा क्या कि आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे छूट जाएंगे, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। उस कंडीशन में आपको बड़ा गिल्टी फील होगी कि भाई अगर मैं वो क्वेश्चन छोड़ देता तो उस अकॉर्डिंग मेरा पेपर अच्छा चला जाता। तो ये बात आपके लिए बहुत अनुभव वाली बात है, ये हमेशा याद करके चलें, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम हो तो ये सब बातें अपने माइंड में लेकर चलें। आज हम लोग आगे चलते हैं और इस पार्ट की मैं आपको PDF फाइल भी दूँगा, और आज हम लोग अलजेब्रा के इस पड़ाव को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके आगे जो भी आपको पढ़ना है आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए ध्यान रखें, कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई A स्टार B, स्टार यहाँ पे सिंबल दिया है इन्होंने। स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा नहीं है, स्टार का यहाँ पे एक सिंबल है, एक ऑपरेशन लगाया है कि भाई इस स्टार का मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर 2 संख्याओं के बीच में स्टार लगा हुआ है तो इसके बीच में ऑपरेशन क्या होगा कि 2 टाइम्स ऑफ A, यानी कि पहली वाली संख्या का 2 गुना करना है, दूसरी वाली संख्या का 3 गुना करना है, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है, और दोनों संख्याओं को गुना करके जोड़ देना है। बात समझ में आ रही है। A और B 2 संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे 3 स्टार 5, यानी कि एक तो ऑपरेशन यहाँ पे लगना है, और 5 स्टार 3 एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है। इन दोनों के ऑपरेशन से जो भी मान निकलेगा उस मान को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, दिखने से क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन इसको कितनी जल्दी से आप अटेम्प्ट करोगे ये मेन चीज़ होती है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए A स्टार B का हमें ये पता है कि भाई ये चीज़ है कि इसको ऐसे ऑपरेट करना है। तो 3 स्टार 5 की अगर मैं बात करूं तो 3 स्टार 5 का मतलब होगा कि 2 टाइम्स ऑफ 3, यानी कि 2 गुना 3 का, -3 × 5 और +3 × 5,
क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 माइनस का है और 3 इंटू 5 प्लस का है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कटा क्यों, कि भाई एक चीज़ वही संख्या माइनस में लिखी हुई है और एक वही संख्या प्लस में लिखी हुई है, तो क्यों कटा है ये आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ कितना बचा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 6। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 2 गुना 3 क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे तो मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि 5 स्टार 3 में फिर से हम वही कर देंगे कि भाई 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 2 गुना 5 का माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 5 इंटू 3, यही तो होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 2 गुना 5 कितना होता है, ये 10 होता है, ये 9 होता है और ये कितना होता है, 15 होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 10 में से 9 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ 15 में 1 जोड़ूंगा तो टोटल कितना आएगा यहाँ से 16। यही मेन चीज़ होती है कि भाई करना तो सबको आता है, ये क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं है, सभी कर लेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन कितनी स्पीड में कर रहे हो आप, क्योंकि आप जितनी स्पीड में करोगे आपको अगला क्वेश्चन उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगा। क्लियर है ना बात। चलिए देखिए आप, अब यहाँ पे करना क्या है, बीच में प्लस करना है यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। तो 16 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 22, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ है भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि द वे ऑफ डूइंग सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करना है वो तरीका, पैटर्न क्या होगा सॉल्व करने का, वो मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको इजीली करना है और बहुत एक्यूरेसी के साथ करना है। तो ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी मैंने PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर है, क्योंकि ये आज हमारा लास्ट पार्ट है, मैंने सब कुछ एनालिसिस किया है कि भाई क्या कुछ छूटा है या नहीं छूटा है। तो देखिए मैं एक बात बता दूँ, जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, जिनमें आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये जो निकालना होता है या ये बताना होता है शेषफल क्या होगा, गुणांक क्या होगा, गुणनखंड क्या होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने उस एक पार्ट को छोड़ा है, सिर्फ वही एक पार्ट रह गया था और मैं बता रहा हूं कि मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ लूँगा तो फिर वहाँ मज़ा नहीं आएगा, और जब वो चीज़ वहाँ की है तो मैं वहीं क्लियर करूँगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं वहाँ पे बात करूँगा आपकी इन इक्वेशंस को लेके। तो अभी जितना भी है कंप्लीट है। क्लियर है इतनी बात। और ये मान के मत चलिए कि भाई किसी के सिलेबस में, जैसे कोई बता रहा था कि UPSI के सिलेबस में अलजेब्रा नहीं है, लेकिन जब उसने प्रीवियस ईयर पेपर दिया तो उसमें वो क्वेश्चन निकला और क्वेश्चन था x⁴ + 1/x⁴ बताना। तो आप समझ सकते हो कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। और एग्ज़ाम में होना क्या है आप जानते हो, अगर कहीं मैथ लिखा हुआ है तो मैथ का मतलब ये है कि जनरल मैथ। अब होता ये है कि कॉन्सेप्ट सब वही है। किसी जो एग्ज़ाम अपर लेवल का है उसमें लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा और किसी में लेवल थोड़ा नीचे, कहीं क्वेश्चन थोड़ा 2 लाइन का पूछा जाएगा, कहीं क्वेश्चन 4 लाइन का पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्ट कहीं नए नहीं बनते हैं, ना ही कॉन्सेप्ट कहीं नए आए हैं। अलजेब्रा का मतलब है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो क्यूब हुआ, a³ + b³ वाला, a + b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना, और a² - b², ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ को पढ़ने, इनकी आइडेंटिटीज़ पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अब वो होता है कि भाई किस वे पर बन सकते हैं क्वेश्चन और आपको करने में कितनी सहूलियत है, कितने आराम से आप कर सकते हो उसको, वो आप पर डिपेंड करता है। और वो आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस किए हुए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप पता होंगे, डीप नॉलेज होगी कॉन्सेप्ट की। तो मैंने सभी कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज आपको दी है कि भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है, कैसे बना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करना है कि भाई अगर यहाँ पे x⁴y कहीं लिखा हुआ है, x एक संख्या है, y एक संख्या है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है कि पहली संख्या का 3 गुना कर देना है, दूसरी संख्या का 2 गुना कर देना है और बीच में ऐड यानी कि ऐड कर देना है, यानी कि फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स करना है, सेकंड नंबर का 2 टाइम्स करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो वही हमें करना है। देखिए यहाँ पे 2⁻3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 2⁻3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल बात है कि 3 × 2 + 2 × 3, अब ये कितना होगा, 6 और 6 12 होगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए जब 3⁻4 करूँगा तो क्या होगा कि भाई 3 × 3 + 2 × 4 यानी कि 9 और 8 कितना होगा, 9 8 17 होगा।
9 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 17 होगा। और जब 17 और 12 को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो जब 17 और 12 को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 29। यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है कि भाई कैसे करना है, आपको कितनी स्पीड में ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन स्पीड में तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है इतनी बात। और यूपी टेट वालों और एस्टेट वालों के लिए तो मैं जितना करा रहा हूँ, अगर वो केवल वीडियो ही देख लें, केवल और केवल कॉन्शसनेस से अपनी दिमाग लगा कि सिर्फ वीडियो देख लें, अगर वो प्रैक्टिस भी ज़्यादा ना करें, तो जो मैं बता रहा हूँ वो उनको पेपर में मिलेगा। डायरेक्ट पेपर में वैसे क्वेश्चन दिखाई देंगे उन्हें, लेकिन बस यही है कि वो उस नज़रिए से पढ़ना स्टार्ट करें जिस नज़रिए से मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। क्लियर है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है आपको, और पूरे ध्यान से पढ़ना है। मैं जैसे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े टीचर कराते दिखाई देंगे, लेकिन बस यही है कि वो एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, अगला कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भाई चल रही है, उनकी रोज़गार उसी पर डिपेंड है। अगर वो सारा कुछ आपको यहीं पढ़ा देंगे फ्री में, तो उनकी कोचिंग में कौन जाएगा? उनकी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उनका एसी का बिल कौन देगा? समझ रहे हो ना, मर्सिडीज़ का बिल कौन देगा? तो यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को देखिए तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब बात तो यही है कि भाई सिंप्लीफिकेशन यहाँ से कैसे आ गया। तो मैंने बोला है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं उन पर ही बेस्ड सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। अब मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि जब मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तब आपको वहाँ मैं वो चीज़ कराऊंगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, तो ये आपके लिए वहाँ पे आसान हो जाएगी। अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूले पर बेस कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आपको करने में कोई कठिनाई होगी क्या? नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। सेम ऐसे ही जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो जाता है कि आपको ये सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो देखने में ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है कि भाई इतना हैवी क्वेश्चन लग रहा है देखने में कि कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें है कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। देखिए, बस नज़र है कि वो उस नज़र से आप देखिए, ठीक है ना। जिसका दीदार आपको करना है, उसका दीदार आप किस नज़र से करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी अच्छी नज़र है या आपकी ख़राब नज़र है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं a मानूँ 1/3, कि मैं ये मानूँ कि एक संख्या है a, अगर ये a है तो बीच में डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, गुना का सिंबल होता है। तो a इंटू a हुआ, और a इंटू a क्या कहलाता है? a क्यूब कहलाता है। तो अगर मैं अपनी तरफ से, यानी मैं अपनी तरफ से क्या मान रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ कि भाई अगर a का मान मैं मानूँ कि 1/3 है, b का मान मैं मानूँ कि 1/4 यानी 1/4 है, और c का मान मैं मानूँ 1/5 यानी 1/5 है। क्लियर है इतनी बात? मैंने मान लिया a b c के मान मैंने अपनी तरफ से मान लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मैंने बताया था कि भाई अगर मैं मानता हूँ 1/3, बी में मानता हूँ 1/4, सी मानता हूँ 1/5। तो अब आप एक चीज़ देखिए, a इंटू a क्या होता है? a इंटू a होता है a क्यूब, a इंटू a होता है a क्यूब। ऐसे ही अगर मैं b इंटू b की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? b क्यूब, और c इंटू c की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? c क्यूब। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर ये a है तो ये लिखा हुआ है a क्यूब, प्लस अगर ये b है तो ये लिखा हुआ है b क्यूब, माइनस 3 इंटू, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्या? 3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 इंटू 1/3 देखिए टाइपिंग मिस्टेक थी। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ABC, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि भाई a 1/3 है तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तीनों किस में लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट में। तो ये हो गया माइनस का 3ABC। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया माइनस का 3ABC, और साथ में लिखा हुआ है प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, यानी कि साथ में ये लिखा हुआ है। तो ये है क्या? ये c माना था तो ये था c क्यूब, तो ये था c क्यूब। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ तो ऊपर लिखी हुई है, और नीचे अगर आप देखोगे तो क्या है? a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b प्लस b स्क्वायर, c इंटू c प्लस c स्क्वायर, माइनस ab प्लस bc प्लस ca।
अब आपको एक चीज़ याद हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बात की जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हो कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतनी बात याद है? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है। देखो जरा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी तो एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आपको पता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये पढ़ चुके हो आप, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ और ये चीज़ कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हुआ कि ए यहाँ पे क्या था, ए यहाँ पे था 1/3 प्लस बी यहाँ पे क्या था 1/4 प्लस सी यहाँ पे क्या था 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बताइए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम होगा 60 मान सकते हो आप, 60। अगर 60 करोगे तो देखो कितना आएगा ऊपर 20 यानी कि 20, यहाँ कितना आएगा 15 और यहाँ कितना आएगा 12। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 10 10 20 20 40 47 डिवाइडेड बाई 60। क्या ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा होगा। ठीक है, तो जब ये नहीं कट रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कितना, 47/60। यही एग्जैक्ट हमारा आंसर है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई उसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्या बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन बन जाता है। बात समझ में आ रही है? उसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्या बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन बन जाता है। और इस सिंप्लीफिकेशन की इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो फॉर्मूला हुआ आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला, ये फॉर्मूला बन जाता है सिंप्लीफिकेशन में। दूसरा बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। बात समझ में आ रही है? इन तीन फॉर्मूलों पर, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, इन तीन फॉर्मूलों पर अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनने चाहें तो पर्याप्त मात्रा में इनके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है इतनी बात? लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। फिर बात वही आ जाती है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे, कितनी भी वैरायटी बना दे, आपको वो सारी वैरायटी में आसानी ही होगी उन क्वेश्चन को पहचानने में, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बशर्ते सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। याद रखें, यही कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत होते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है ट्रिक। बात समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई और ट्रिक लग सकती है? नहीं, कोई ट्रिक है क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप समझोगे तो यही एक ट्रिक है। इसको आप जितनी जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हो उतनी जल्दी से आइडेंटिफाई किया, और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ही आना है। बात समझ में आ रही है? ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे भाई अगर मैं इसको ए मानूँ तो ये ए क्यूब लिखा हुआ है, इसको बी मानूँ तो ये बी क्यूब लिखा हुआ है, और ये 3abc लिखा हुआ है और साथ में ये सी क्यूब लिखा हुआ है। तो ऐसा तो मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वही ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे देखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा हुआ है। तो ये तो सिंपल हो गया कि भाई किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि नीचे से ऊपर वो कट जाएगा और केवल क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। ए हमें पता है, बी हमें पता है और सी का मान भी हमें पता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो? मैंने अभी जो बताया था कि सिंप्लीफिकेशन का फंडा, तो वही सिंप्लीफिकेशन का फंडा यहाँ पे है। बस एक्स और वाई की वैल्यू उन्होंने दी है। तो इस एक्स और वाई की वैल्यू को ध्यान रखिए। इस एक्स और वाई की वैल्यू को अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैं इसको यहीं पर रख दूँ कि भाई दी गई है वैल्यू तो मैं इसको यहीं रख देता हूँ स्टार्टिंग में ही, तो गलत हो जाएगी बात। तो फिर इस क्वेश्चन को करना आपके लिए ये समझ लीजिए कि 1 मिनट से तो संभव ही नहीं कि आप 1 मिनट से पहले कर सकें इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो चाह यही रहा है कि भाई आप ये देखो कि एक्स और वाई के मान दे दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे इसको रख दो और सॉल्व कर दो। 19 का क्यूब 18 का क्यूब नीचे घटा दो, ऊपर स्क्वायर और प्लस एक्स वाई करके कर लो। तो ये क्वेश्चन वो कर लेंगे जिनके पास कैलकुलेशन की थोड़ा ज़्यादा अच्छी पकड़ है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, यहाँ 19 और 18 की बात हो रही है। अगर यहाँ पे 219 318 की बात हो जाती तो
कितनी कैलकुलेशन होगी भाई आपकी, आप इतने का क्यूब थोड़ा ना कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ देखिए कि एक कॉन्सेप्ट पर बिल्ड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको लगता है कि इनमें कैलकुलेशन हमें दिख रही है लेकिन उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती नहीं है, वो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है उसमें आपको ये लगेगा कहीं इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। देखो जरा, हमें ये पता है कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर ए एक्स और बी वाई है, ए एक्स और बी वाई है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब एक मोटी मोटी निगाह से ज़रा देखिए आप कि भाई ये मान, ये वैल्यू कहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो जब मैं इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोलूँगा, इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को जब मैं ओपन करूँगा तो क्या ओपन होगा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहीं पे कि ऊपर तो यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आएगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी। अब बचा क्या है, सिर्फ बचा है 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई। अब मान समझ में आ रहा है कि भाई एक्स वाई का मान दिया गया है, तो अब कहाँ हमें मान रखना है, अब रख देंगे मान। तो 19 में से 18 गया, 1 और 1/1 का मतलब 1। बताओ क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। और जितने भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनता है उन सभी में कुछ नहीं होता है, बस नज़रिया है कि भाई आप उन क्वेश्चन को कैसे देखते हो, सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, कॉन्सेप्ट आपके कितने अच्छे हैं और कैलकुलेशन आपकी कैसी है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आप क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं, आप उस क्वेश्चन से लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बशर्ते आपको पता हो कि भाई ये क्वेश्चन करना कैसे है। बात समझ में आ रही है। अब ये होता कैसे है भाई, ऐसा नहीं है सर, आप ये कहोगे कि भाई सर तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो क्या वाकई में क्वेश्चन में कुछ नहीं है? नहीं, क्वेश्चन में है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात। देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो वो मान 0 हो जाता है। क्या वो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है? देखो जरा, नहीं। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी आसपास चीज़ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यही देख के चलना है कि वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नहीं लगाना है, वहाँ उस कॉन्सेप्ट का इसमें कोई महत्व नहीं है, कोई दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है उस क्वेश्चन से, उस कॉन्सेप्ट से। यहाँ होगा क्या, इसने बोला a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी ए बी सी का कोई भी मान रहा होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको जोड़ने पर 0 मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी का कोई भी मान रहा होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप उन तीनों को जोड़ेंगे, उन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। तो अब आप फ्री हो। क्या आपसे उसने ये बोला है कि भाई ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है? नहीं, ए बी सी एक वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल का मतलब होता है कि इन पर कोई भी संख्या आप मान सकते हो, आप फ्री हो, लेकिन वो सारी कंडीशन को माननी चाहिए। जैसे ए बी सी आप यहाँ मानने में बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन ये कंडीशन माने। क्या कंडीशन माने? भाई ए प्लस बी प्लस सी 0। अगर ये कंडीशन मानते हैं तो आपने जो माना है वो बिल्कुल ही सही माना है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही हम जब परसेंटेज करेंगे तो वहाँ पे भी हम मानेंगे, और जब मानेंगे तो उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि वो जो मानेंगे वो मानने वाली चीज़ क्वेश्चन की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। क्लियर है इतनी बात? ऐसे जो हम यहाँ पे ABC मानना चाह रहे हैं, वो मानना ये चाह रहे हैं कि भाई वो क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करे, यानी ABC कुछ भी माने लेकिन उसका सम, उसका एडिशन क्या हो, 0। तो देखिए, ऐसा आप फ्री हो। अब आप एक चीज़ बताइए, अब आप जब फ्री हो तो आप मानने के लिए तो कोई भी संख्या मान सकते हो, 1000 में, लाख में। तो क्या लाख और 1000 में मानना होशियारी का काम है? नहीं। ठीक है, हम मानेंगे छोटी से छोटी संख्या, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाए। तो हम मानेंगे छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या क्या मानेंगे? मानने को तो हम ABC 0 मान सकते हैं,
बात समझ में आ रही है? ये बंदा कह सकता है कोई कि सर हम ए बी सी तीनों जीरो मान लें तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी आप 0 + 0 + 0 0 कर रहे हो, और ए बी सी यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया कि तीनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। ये तो कहा नहीं गया है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला कि ए बी सी कुछ भी मानो लेकिन सम उनका 0 होना चाहिए। अब एक चीज़ समझिए, जब आप 0 मानोगे, अगर आपने ये सब 0 मान लिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और बटी का 0 का मतलब क्या हुआ कि वो मान इन्फिनेटिव हो गया, वो मान अपरिभाषित हो गया, वो मान इनडेफिनिट हो गया, यानी उसको अब डेफिनिट नहीं किया जा सकता, अनिश्चित हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो अपरिभाषित क्या कोई वैल्यू होती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो कंडीशन आपको दिख रही हैं। इन सवालों में, ऐसे सवाल जब भी आपको दिखेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाइड होंगी। एक तो कभी भी बटे में यानी कि हर में यानी डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आप जो भी मानो उसकी कैलकुलेशन में बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ABC ऐसे मानने हैं। दूसरी मानना यह है कि वो जो भी मानोगे वो क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करे। तो अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं A1 मानूँ, ठीक है, B अगर मैं -2 मानूँ और C अगर मैं 1 मानूँ, अगर मैं A 1 मानूँ, B -2 मानूँ और C 1 मानूँ, तो भी ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए जरा कि भाई 1 और 1 2 और 2 - 2 0 हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूँ क्या जो मैंने माना है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 0 आ रहा हो। तो जब आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, B जो है वो -2 है और C जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 0 नहीं मिल रहा है, ये 0 नहीं है। तो जब ये 0 नहीं है इसका मतलब जो मैंने माना है वो बिल्कुल ही सही माना है। बात समझ में आ रही है कैसे मानना है? मानने की प्रोसेस क्या होगी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो मानने की प्रोसेस यही थी, तो ऐसे ही मानना है। मानना सीख गए कि भाई कैसे मानना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहला ही स्टेप यही करना है। अदरवाइज अगर आप इन क्वेश्चन की प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, अब जो हमने माना है हमने वही सीधे उठा के मान रख देने हैं यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे मान रखूँगा 1 मैंने माना था A का मान, तो A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस B कितना था -2 और C कितना था 1। क्लियर है इतनी बात? ये कैसे आया है भाई? मैंने माना है अपनी तरफ से। आप भी फ्री हो कुछ भी मानने के लिए, ये कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आप B को ही -2 क्यों माने, आप C को -2 मान सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है, डिवाइडेड बाई ये होगा 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्लियर है इतनी बात? इतनी कैलकुलेशन कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। आपको पता है 4 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 और नीचे क्या है? 3। तो ऊपर 6 नीचे 3 काटोगे तो कितना मिलेगा? 2। आंसर हमारा कितना जाएगा? 2। तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन हो जाता है। कब? जब आप ये सोच जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे है। वो मैं बात यही बोल रहा हूँ कि भाई आपका पहला स्टेप ही क्वेश्चन में बताता है कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगना है। ठीक है, और वो पहला स्टेप आपको तब पता चलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था इसमें, आपको सिर्फ यही बताना था कि भाई ABC का मान आप फ्री हो कुछ भी मानने के लिए। कंडीशन सिर्फ यही है कि क्वेश्चन की कंडीशन को माने, पहली बात। दूसरी बात, इसका हर कभी 0 ना हो, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 कुछ भी लिखा हो A/0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। 0/0 किस फॉर्म में होता है? ये भी इनडिटरमाइन होता है। तो ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए। आप मानोगे तो आप फ्री हो कुछ भी मानो ABC की वैल्यू। सेम वैसे ही मैंने किया है, ABC की वैल्यू अपनी तरफ से मानी है और इसको सॉल्व करने में हमें बिल्कुल आसानी होगी। हमने मान सीधे पुट कर दिए और हमारा आंसर आ गया कितना? 2। क्लियर है इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, उसी पैटर्न पर मैंने एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो। अब होगा क्या कि अगर बच्चा इसमें फंस जाए कि भाई इसका LCM लेके और सॉल्व करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर मैं उस पैटर्न पे चलूँ कि भाई यहाँ पे दिया गया A + B + C = 0 और आप फ्री हो ABC मानने के लिए कुछ भी, बशर्ते इनका एडिशन क्या रहे? 0 रहे, साथ ही इसका डिनोमिनेटर यानी इसका हर क्या ना हो? 0 ना हो। क्लियर है इतनी बात? तो अब आप मानने के लिए क्या हो, वो जो मैंने माना था आप वो भी मान सकते हो कि 1 - 2 और 1। क्लियर है? तो बस मानते समय आप ये देख लीजिए कहीं 0 ना हो रहा हो इसका डिनोमिनेटर या इसका हर। तो देखो B + C में करोगे तो भी 0 नहीं हो रहा है, C + A करोगे तो भी 0 नहीं हो रहा है और A + B करोगे तो भी 0 नहीं हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? और इन तीनों को ऐड करने में हमें क्या मिल रहा है? 0। तो जो हमने माना है वो बिल्कुल ही सही है, कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अब हमें सिर्फ करना क्या है? अब हमारा सिर्फ एक स्टेप रह गया है, इनको उठाकर सीधा वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। A का मान 1 था, B का मान -2, C का मान 1 प्लस B का मान -2, C का मान 1, A का मान 1।
सी का मान 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस -2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 -2। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 1 -2 करोगे तो यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ पे भी -2 प्लस 1 करोगे तो -1 मिलेगा, और यहाँ पे ये माइनस यहाँ आ जाएगा और 2 और 2 से काटोगे तो ये 1 आएगा तो -1 यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। ये कैलकुलेशन करने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे करना चाहोगे तो यहाँ पे भी ठीक है, सेम ऐसी तरीके से आप यहाँ पे भी करना चाहोगे तो वहाँ पे भी हो जाएगा कि भाई -2 प्लस 1 है तो यहाँ पे भी -1 मिलेगा, माइनस का देखो 2 से 2 काटोगे 1 मिलेगा माइनस का, और यहाँ पे भी आपको -1 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो एक जोड़ोगे तो -3 मिला यहाँ पे, और एक जोड़ोगे तो -3 मिला यहाँ पे। अब एक चीज़ बताइए, आप सभी को पता है कि भाई माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो -3 और -3 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 9 यानी कि 9। तो हमारा आंसर कितना होगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं होनी चाहिए कोई कन्फ्यूज़न, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। मैं एक बार चाहो तो एक बार बता दे रहा हूँ, आपको रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि भाई a + b + c बराबर 0, यानी a b c कुछ भी मान रहे होंगे लेकिन उनको ऐड करने पर हमें 0 मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया कि भाई a + b / c + b + c / a + c + a / b, और अगले ब्रैकेट में a / b + c + b / c + a + c / a + b। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने सिर्फ क्या किया है, सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके से कि ए बी सी मानने के लिए आप स्वतंत्र, तो मैंने माना है a1 b-2 c1 और तीनों वैल्यू को उठा के रख दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 9। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज जैसा कि मैंने बोला था कि यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए एक विशेष सूचना ये है कि हम लोग बहुत जल्द यहाँ से हिंदी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैथ चल ही रहा है, ये साथ साथ चलता रहेगा, हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर रीजनिंग स्टार्ट कर लेंगे, तो पेपर आने तक, एग्ज़ाम आने तक हम सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुके होंगे। तो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और बिल्कुल ध्यान के साथ इन वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, फैलाएं जितना फैला सकते हो आप, क्योंकि स्वार्थी ना बने। आप अकेला ये ज्ञान अर्जित कर रहे हो तो ये आपके लिए स्वार्थ है। ज्ञान को फैलाओ, ज्ञान फैलाने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो जितने संभव हो उतने शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।